हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सामान्य हिंदी की सीरीज मैंने आज से स्टार्ट कर दी है, वन लाइनर। ठीक है, ताकि रिवीजन हो पाए। ठीक है, आपका भी और मेरा भी। रिवीजन के लिए वन लाइनर एक बेस्ट बुक मानी जाती है। हिंदी हिंदी की जो वन लाइनर बुक है मेरे पास। ठीक है, और काफ़ी अच्छे नोट्स भी हैं इसमें। तो उन्हीं नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास और उसके अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती हैं उसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ, ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो भाषा, ठीक है, भाषा भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? व्यक्त वाणी, अर्थात जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है वह भाषा कहलाती है। कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, ये याद रखना है इनका नाम। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति क्या करता है? प्रकट करता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरों को विचार आप भाषा की मदद से अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो सामान्य शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना देख लिया, भाषा देख ली। और उसके बाद है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, जिनको हम पढ़ते हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, व चीनी और तिब्बती। ठीक है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी और तिब्बती। हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम में देख रहा था मैं, मोस्टली मैंने दो पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछा था वहाँ पे। तो ये सीरीज याद करनी है। पहले सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? संस्कृत तो आपको पता ही होगा, सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत होगी सबसे पहले, इसको अकेले ही ले लेना संस्कृत। उसके बाद पाली होगी, प्राकृत, ये दोनों पौ से है ना, पाली और प्राकृत दोनों पौ से हैं। फिर उसके बाद दोनों औ से हैं। ठीक है, अपभ्रंश और अवहट, और लास्ट में है हिंदी। और हिंदी तो वैसे भी हिंदी वर्णमाला में ह सबसे लास्ट में ही आता है इनमें से। ठीक है, इनमें से ह सबसे लास्ट में ही आता है। तो इनको ऐसे याद करना है। संस्कृत प्राचीन भाषा है, उसको पहले लेना है। फिर पाली, प्राकृत, ठीक है, दोनों पौ से हैं, पाली प्राकृत। फिर दोनों औ से लेना है, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट, और लास्ट में ह लास्ट में आता है तो हिंदी। ठीक है, उसके बाद है हिंदी की आदि जननी मानी जाती है किसको? संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी माना जाता है संस्कृत को। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है वो, अपभ्रंश भाषा का विकास वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के बीच हुआ, ये माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। और अपभ्रंश भाषा का विकास जो है वो 8वीं सदी से 8वीं सदी में कवि स्वयंभू हुआ करते थे। ठीक है, कवि स्वयंभू नामक कवि से माना जाता है अपभ्रंश भाषा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है अपभ्रंश भाषा का विकास के संदर्भ में कवि अगर पूछा जाता है तो वो स्वयंभू है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी क्या किसको कहा जाता है? स्वयंभू कवि को कहा जाता है। इनकी रचना पौम चरियु, ठीक है, पौम चरियु क्या है? एक राम काव्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, क्या है ये? एक पौम चरियु। ठीक है, पौम चरियु क्या है? एक राम काव्य है। किनका है? कवि वाल्मीकि स्वयंभू का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश का अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश अवहट को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का प्रवृत्ति अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है। अवहट का कालखंड
900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा का विकास क्रम पूछेगा तो 500 से 1000 ईस्वी। अगर कालखंड पूछेगा तो 900 से 1100 ईस्वी, ठीक है। विद्यापति दामोदर पंडित विद्यापति विद्यापति दामोदर पंडित ने अपनी रचनाओं में अपनी भाषा को अवहट कहा है, ठीक है। विद्यापति दामोदर पंडित ने अपनी रचनाओं में अपनी भाषा को क्या कहा है, तो अवहट कहा है उन्होंने। विद्यापति की रचना कीर्ति कला, ठीक है, ये रचनाएं याद करनी है। विद्यापति की रचना कीर्ति कला, वो कीर्ति पताका जो है वो अवहट भाषा में है, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर देना। विद्यापति की जो रचना है कीर्ति कला, वो कीर्ति पताका, उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा है अवहट, ठीक है। और हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ जो माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास का जो आरंभ माना जाता है वो अपभ्रंश है, ठीक है। अपभ्रंश से विकसित जो है भारतीय आर्य भाषाओं की यहाँ पे तालिका दे रखी है, वो तालिका हम देखेंगे अभी। तो अपभ्रंश दे रखे हैं यहाँ पे, ये अपभ्रंश दे रखे हैं और आगे भाषाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन क्या बनता है कि पहाड़ी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश, निम्नलिखित में से शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली भाषा कौन सी है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या डालेगा, एक ऑप्शन यहाँ से डालेगा और बाकी के 3 ऑप्शन इनमें से डालेगा। तो यही ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा का अपभ्रंश कौन सा है करके, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी और राजस्थानी को तो आप कनेक्ट करके चल देना, क्योंकि पश्चिम में राजस्थान भी है और पश्चिमी हिंदी भी इसी के अंतर्गत आती है, और गुजराती। और उसके बाद अर्धमागधी, ये है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी। बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ये क्या है, मागधी, ठीक है, ये मागधी है। और खस शौरसेनी, पहाड़ी हिंदी को खस शौरसेनी, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है खस शौरसेनी से, ठीक है। उसके बाद ब्राचड़ आती है सिंधी। सिंधी की जो अपभ्रंश है वो है ब्राचड़। मराठी का है महाराष्ट्री, पंजाबी का है पैसाची, ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके। उसके बाद है हमारा अपभ्रंश व अवहट के बाद की भाषा को प्राचीन हिंदी कहा गया, ठीक है। अपभ्रंश हमने ऊपर श्रृंखला देखी थी ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो हिंदी तो लास्ट की भाषा है, आधुनिक भाषा है, तो उससे पहले जो अपभ्रंश और अवहट के बाद की भाषा क्या है, प्राचीन हिंदी कहा गया उसको। तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, ठीक है। ईरानी लोग क्या कहते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखना है, हिंदी शब्द किस भाषा का है भी पूछ सकता है एग्जामिनर। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कई बच्चे गलत करके आ जाएंगे, कोई अरबी कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी। उसके बाद है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कथन किसका है, ये इकबाल का है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कथन किसका है, इकबाल का है। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं, ठीक है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 तो उपभाषाएं हिंदी की और 17 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब मुख्यतः मुख्य भाषा क्या है वहाँ की हिंदी है। कहने का अर्थात कहने का मतलब यह है इसका कि हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत देश के 9 राज्य आते हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आता है। और बोली का विकास क्रम अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो बोली का विकास क्रम है, बोली पहले बोली की उत्पत्ति होती है, फिर उपभाषा बनती है, उसके बाद भाषा बनती है, ठीक है। उसके बाद है सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है, ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन से भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में पहले। आप ध्यान से एक बार देख के चलेंगे इसको। तो 1889 में, ठीक है, 1889 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषा व बोलियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा एग्जामिनर, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक किसकी है, तो ये है
जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। तो बोली किसी एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली जो हमारी भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? साहित्य की रचना होती है जिसमें, ठीक है, किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना होती है वह बोली कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपभाषा। देखेंगे, बोली हमने देख ली, किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो जिस भाषा में साहित्य की रचना होती है उसे बोली कहा जाता है। उपभाषा किसी बोली में जब साहित्य रचा या लिखा जाता है, किसी बोली में साहित्य रचा या लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म न होकर अब विस्तृत हो गया है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी? उपभाषा कहलाएगी। और उसी प्रकार से भाषा है, जब किसी उपभाषा के क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें साहित्य की रचना की जाती है, विस्तृत रूप से होती है, वो तो होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने 1894 में, ठीक है, 1894 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किसने किया? और नीचे ऑप्शन में जॉर्ज गियर्सन ढूंढना है आपको, ठीक है। तो 1894 में इन्होंने जो है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक, ठीक है, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलना। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ किसकी है? तो ये सर जॉर्ज गियर्सन की है, ठीक है, जिनकी रचना कब की गई? सॉरी, ये बुक जो है जॉर्ज गियर्सन की है और 1894 में उन्होंने भारतीय भाषाओं का क्या किया? सर्वेक्षण किया। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बोला था ना यहाँ पे कि हिंदी भाषा की पांच तो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं उसके अंतर्गत। तो अब हम देखेंगे वही जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहले आती है हिंदी को पश्चिमी हिंदी में बांटा गया। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शौर्सनीय अपभ्रंश से हुआ है, जो कि अभी हमने वहाँ पीछे देखा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखा है ना हमने, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है शौर्सनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी बोलियां आती हैं, तो कौरवी आती है, कौरवी, ब्रजभाषा, चलो लिखना क्या है, वहाँ तो लिखा हुआ है, कौरवी है, ठीक है, कौरवी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आप माइंड पे भारत का मैप लेके चलना, और मैप में एक जो हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली जो मैप में वो एक लोकेशन आप गैस कर सकते हैं, तो उस लोकेशन से जो पश्चिमी हिस्सा भारत का है, तो उस पश्चिमी हिस्से को आप यहाँ पे माइंड पे रख के चलना और उस हिसाब से माइंड में बैठाना चीज़ों को। कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, हरियाणा भी हल्का पश्चिम में आता है, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली को देखते हैं पहले। कौरवी या खड़ी बोली, इस भाषा का मूल नाम क्या था? कौरवी था। साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम पड़ा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी या खड़ी बोली, इस भाषा का मूल नाम क्या था? पहले कौरवी था। साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम किन्होंने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौरवी भाषा को खड़ी बोली का नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली का अन्य नाम है सरहिंदी, इसे सरहिंदी भी कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? सरहिंदी है, सरहिंदी कहा जाता है। खड़ी बोली मेरठ, ये भी पूछता है आयोग, ठीक है, ये हर एक जगह तो नहीं पूछेगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर वो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र का नाम वो ज़रूर से पूछ लेता है एग्जाम में। तो खड़ी बोली ज़्यादा मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्र आप याद रखना खड़ी बोली के, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद। खैर दिल्ली में भी बोली जाती है खड़ी बोली, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद को लेकर चलना है। मेरठ की जो खड़ी बोली है वो मानक भाषा मानी जाती है, ठीक है, मेरठ की जो खड़ी बोली है वो इसकी मानक भाषा मानी जाती है, ठीक है, कौरवी की खड़ी बोली की। ब्रजभाषा, इसका विकास अब नेक्स्ट है ना, कौरवी तो हमने देख ली, कौरवी या खड़ी बोली। ब्रजभाषा, इसका विकास शौर्सनीय अपभ्रंश से हुआ है। वो ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा है, इसका मुख्य केंद्र है मथुरा। इसके अलावा आगरा,
आगरा मुख्य केंद्र याद कर लिया ना, मथुरा, मुख्य केंद्र मथुरा है इसका, ठीक है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। तो इसके अलावा आगरा, बरेली, बदायूं, एटा और गुड़गांव आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। मुख्य केंद्र तो मथुरा है। और ब्रज भाषा, इसके पहले हमने खड़ी बोली देखी। खड़ी बोली किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली हमने देखी खड़ी बोली या कौरवी। दूसरी हम देख रहे हैं ब्रज भाषा। अब तीसरी हम देखेंगे कौन सी? हरियाणवी। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। देश के बाहर तजुकिस्तान में ये बोली बोली जाती है। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है जिसको चरम में पहुंचाने का काम किन्होंने किया? सूरदास ने किया, ठीक है। तो सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है, मुख्य रूप से ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी हुई हैं। तो इन्होंने चरम पर पहुंचाने का काम किया है किसको? ब्रज भाषा को, सूरदास ने। ये भी याद करना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित, ठीक है, प्रद्युम्न चरित, जिसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल थे। ब्रज भाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित, जिसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल थे। हरियाणवी बोली, अब हरियाणवी बोली आती है जो कि पश्चिमी भाषा की तीसरी बोली है, ठीक है। शौसनीय अभ्रंश से विकसित ये बोली है, ठीक है, हरियाणवी। तो ये सब, इस बोली को ना बांगरू भी कहा जाता है, ठीक है, बांगरू। इस बोली को बांगरू भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनाया एग्जाम में, कौन सी वह बोली है जिसे बांगरू कहा जाता है? बांगरू, जिसका अन्य नाम बांगरू भी है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन में वही देखना है, गैस करना है। हरियाणवी बोली को ही क्या कहा जाता है? बांगरू कहा जाता है। हरियाणवी बोली को बांगरू भी कहा जाता है। उसके बाद है कन्नौजी। नेक्स्ट हमारी कौन सी बोली है? कन्नौजी है। शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ये सारी ही शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कानपुर, इटावा व पीलीभीत, ठीक है, ये तीन क्षेत्र याद करने इसके, कानपुर, इटावा और पीलीभीत। यह मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा और भी हैं, और भी जगह बोली जाती है, पर मुख्य रूप से ये तीन क्षेत्र याद करने, कानपुर, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बुंदेली। बुंदेली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित, यह मध्य प्रदेश के झांसी ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। बुंदेली से आप आसानी से याद कर सकते हैं, बुंदेली हर बोलूं के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो वो ये कहाँ बोली जाती है? झांसी में बोली जाती है। और इसके अलावा ग्वालियर आप ध्यान में रखेंगे इसके साथ। दूसरी जो हमारी मुख्य रूप से उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब ये मैप का बीचों बीच आप अगर दो खंड करेंगे तो आप पूर्वी साइड में जाओगे। पूर्वी साइड में जाने के बाद गैस करोगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बोली को देखेंगे पहले। इसका मुख्य केंद्र अयोध्या है, ठीक है। अवधी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ है? अयोध्या है, ठीक है, अवधी का अयोध्या है। उसके बाद हो गया देश के बाहर फिजी में बोली जाती है। ऊपर हमने कन्नौजी के बारे में देखा, ठीक है, ब्रजभाषा के बारे में देखा हमने। और जो हम ये देख रहे हैं बघेली, ठीक है, देश के बाहर फिजी में ये बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जैशी की पद्मावत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जैशी की पद्मावत और तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में ही क्या है? रचित है। जबकि अवधी की पहली रचना चंदायन और लोरकाह मानी जाती है, ठीक है, चंदायन और लोरकाह मानी जाती है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद थे। इसके रचनाकार कौन थे? मुल्ला दाऊद थे। और ये जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं ना ये वन लाइनर में, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, और मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, इसलिए मैं भी रिवीजन ही कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जितना रिवीजन कर सकते हो हिंदी, एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के या डिटेल क्लास लेके आप हिंदी को याद नहीं रख सकते हैं। हिंदी के लिए आपको हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर मतलब होना चाहिए हिंदी का, ठीक है। और हिंदी व्याकरण तो फिर बहुत ही तगड़ा है। हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब ये मान के चलिए जितनी भी क्लासेज आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक वीक के अंदर एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। वैसे अगर अच्छी बात है 2 या 3 बार अगर आप कर रहे हो हफ्ते में तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बट एक बार तो करना ही पड़ेगा हिंदी का, तभी ये चीज़ें माइंड पे रहेंगी भी, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम?
इसके अंतर्गत हमने देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। मुल्ला दाऊद थे। चंदायन लोरकहा मानी जाती है। मलिक मोहम्मद जैशी की पद्मावत व तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि में है, और जबकि अवधि की पहली रचना चंदायन और लोरकहा मानी जाती है। इसके रचनाकार कौन थे? मुल्ला दाऊद थे, ठीक है। बघेली बोली है। बघेली यह बोली छत्तीसगढ़ के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। जो है बघेली को सीधे छत्तीसगढ़ लेके चलना। और छत्तीसगढ़ कहाँ है भारत के मैप में? ऐसे अगर भारत का मैप देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? अगर हमने भारत के मैप के ऐसे पार कर दिया, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया अपना साउथ, ठीक है। तो इस जो जो यहाँ की जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये पूर्वी हिंदी हो गई और ये पश्चिमी हिंदी हो गई यहाँ की, ठीक है। और आगे भी हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ अगर आपके आएगा तो यहाँ पे बघेली याद करना है, माइंड में लाना है, और यहाँ से रीवा क्षेत्र याद करना है, ठीक है। बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र है रीवा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है तीसरी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये भी उसी के अंतर्गत है जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये देखो शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से बोलियां देख ली हैं। राजस्थानी अब हम देखेंगे, उसके बाद पहाड़ी और गुजराती, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी, हाँ, राजस्थानी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां मुख्य रूप से मानी जाती हैं। मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये मुख्य रूप से इसकी बोलियां हैं, ठीक है। 4 बोलियां हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मारवाड़ी। पहले हम भारत का बना लेते हैं यहाँ पे मैप। भारत का मैप क्या बनाना है? यहाँ पे मैं सीधे ही राजस्थान का मैप बना लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा हमारा राजस्थान है, ये नीचे गुजरात लग जाता है फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है, इसका राजस्थान का। तो राजस्थान में मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी है पश्चिमी, मतलब मारवाड़ी यहाँ की है। मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी है मारवाड़ी, ठीक है। और उसके बाद है यह अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ एवं मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मीराबाई के पद भी इसी बोली में प्राप्त होते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मीराबाई, निम्नलिखित में से मीराबाई के पद किस बोली में प्राप्त होते हैं? तो वो है मारवाड़ी, ठीक है। जयपुरी व ढूंढानी, दूसरी बोली कौन सी है? जयपुरी, या जयपुरी को ही उसका ही अन्य नाम क्या है? ढूंढानी है। इसे जयपुरी या ढूंढानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र क्या है? जयपुर है। यह बोली अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो जयपुरी है ना, ये जयपुरी है पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। चलो, ये तो मैंने किया ही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जयपुरी, जयपुरी, ठीक है। जयपुरी क्या है? पूर्वी राजस्थानी है। उसके बाद है मेवाती। मेवाती है हमारी मेवाती, एक सेकंड, चलो आप खुद ही माइंड पे रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। आप खुद ही नोट्स बना लेना, उस हिसाब से अपने माइंड पे बिठा लेना चीज़ों को कि कौन सी बोली कहाँ पे है। मैप बनाना, मैप के थ्रू आप इनको दर्शा लेना, तो खुद ही जो है माइंड में रह जाएगी चीज़ें। मेवाती, मेवाती है उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी है। मालवी, इसे दक्षिणी, मालवी जो है वो दक्षिणी है। तो जयपुरी तो हमने यहाँ देखी, जयपुरी, मेवाती, मेवाती, ठीक है, मालवी, मालवी, और पूर्व में हमने कौन सी देखी? मारवाड़ी नहीं, हाँ सॉरी, मारवाड़ी हमने देखी पश्चिमी, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। जयपुरी पूर्वी,
मेवाती उत्तरी, मारवाड़ी पश्चिमी और दक्षिणी होगी मेवाती, नहीं मालवी, मालवी होगी दक्षिणी, मेवाती तो ऊपर है वो है उत्तरी। ठीक है, तो मुख्य रूप से जयपुरी के अंतर्गत हमने ये चार देखी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमने चार मुख्य उसकी उपबोलियाँ देखी हैं, तो आप याद कर सकते हैं। मालवी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसके अलावा यह बोली इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और ये राजस्थानी हिंदी से ना ये याद जरूर कर लेना आप, जो मैंने ये मैप वाला वो सिस्टम बताया ना आपको, क्योंकि वो पूछ लेगा उत्तरी राजस्थानी कौन सी है, दक्षिणी कौन सी है, पूर्वी कौन सी है और पश्चिमी कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें निश्चित ही रूप से याद होनी चाहिए आपको। तो चौथा हमारा जो है वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी इसका जो है मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी की तीन बोलियां हैं। भोजपुरी पहली बोली उपबोली है इसकी, तीन बोलियां हैं इसकी बिहारी की। पहली है भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित। अब ठीक है, बिहारी हिंदी अगर मागधी से है तो उसकी जो अंतर्गत बोलियां आएंगी वो सारे मागधी अपभ्रंश से ही होंगे। ठीक है, हर बोली का यही वो था, क्रम था, आप ऊपर देख सकते हैं वीडियो बैक करके। विकसित हुई भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम पड़ा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुर गांव था ना वहाँ पे, वो भोजपुर गांव में ये बोली जाती है, तो वहाँ से अगर इसका फिर विस्तार हुआ जो बोली का, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, भोजपुरी रख दिया गया। भोजपुरी बोली हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। देख लो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। हिंदी भाषी भोजपुरी बोली, ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली का नाम बताइए बोलेगा वो। चार ऑप्शन देगा, भोजपुरी, राजस्थानी, ठीक है, और तुम्हारी कुछ भी दे देगा, चार ऑप्शन देगा आपको। चार ऑप्शनों में से आपने उनको ये भोजपुरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इतना देख लिया। अब हम देखेंगे भोजपुरी बोली बनारस। देखो ना, पहले हम ऊपर हमने देखा मुश्किल से हमने मुख्य क्षेत्र, हर बोली के मुख्य क्षेत्र 3 से 4 मुख्य क्षेत्र हमने हर बोली के देखे। ठीक है, अब इसके क्षेत्र देखो आप, इस क्षेत्र देखने से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र की मुख्य बोली है। ठीक है, बनारस, जौनपुर, ग्वालियर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, बलिया, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में क्या है, बोली जाती है। ठीक है, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर सारे पूरपुर हैं। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, बलिया, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद है भोजपुरी बोली का विकास सूरीनाम, मॉरिशस व गुयाना आदि देशों में भी हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद करना है। उसके बाद है भोजपुरी बोली का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना, अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, माइंड पे बिठा के। भोजपुरी बोली का जो भोजपुरी बोली का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का, और भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा किसने कहा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो कहा राहुल सांकृत्यायन ने। मैथिली बोली, इस बोली की लिपि मैथिली बोली, ठीक है, मैथिली बोली की भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इस बोली की लिपि क्या है, देवनागरी व तिरुहता है। ठीक है, मैथिली बोली के विकास में मुख्य प्रमुख योगदान विद्यापति का है। इनकी रचना पदावली मैथिली भाषा में चरित मुक्तक काव्य है। ठीक है, इन्हीं कवि के प्रयासों से जो है इन भाषा को 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है। ठीक है, पहले नहीं थे ये भाषाएं पहले नहीं थे। ठीक है, मैथिली होगी, नेपाली होगी, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं ऐसे ही। और ये तुम्हारी सिंधी भाषा हो गई, कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी उस चीज़ को। तो नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र ने पारो उपन्यास की रचना मैथिली में की है। ठीक है, एक तो विद्यापति थे जिन्होंने पदावली मैथिली भाषा में रचित मुक्तक काव्य है उनका। ठीक है, दूसरा नागार्जुन
नागार्जुन उनको ऐसे उनके अन्य नाम से जाना जाता है। उनका वैद्यनाथ मिश्र थे उनका नाम, ठीक है। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ने पारो उपन्यास की रचना भी मैथिली में की है। उसके बाद है मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया, ठीक है। मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया। अब एग्जाम में ये भी बन सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर भैया कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। आइडिया लगा सकते हैं तो हम आइडिया ऐसे ही लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों को पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, ठीक है। और एग्जाम में अपने आप ही याद हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। इस हिंदी के दो भाग हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जौनसार, सिरमौर, शिमला मंडी व चंबा ये टिहरी के आसपास, और जौनसार, सिरमौर, शिमला मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली व कुमाऊनी बोली आती है, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी में, ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली व कुमाऊनी बोली आती है, अतः यह दो बोलियों का सामूहिक रूप है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। और ये कुमाऊनी गढ़वाली को भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे, मैं एक स्पेशल वीडियो इसी पे बनाऊंगा, ठीक है। कुमाऊनी उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों में एक स्पेशल वीडियो आएगी आगे, ठीक है। तो आज हमने बोलियों के बारे में देखा, उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता, फिर ना आपका भी मन नहीं लगेगा, तो आधे घंटे की वीडियो सफिशिएंट रहती है। तो आज हमने हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा का विकास और उसकी बोलियां देखी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, कालखंड देखेंगे इसकी भाषा का विकास, और अन्य जो भी इसके महत्वपूर्ण युग रहे, हिंदी के समय काल रहा, समय पीरियड रहा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और वन लाइनर ज़रूर पढ़ना चाहिए, वैसे आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ो अच्छी बात है, पर वन लाइनर ज़रूर से पढ़नी है, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट टू फैक्ट होती है, और इस फैक्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठा के डालता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।